हेलो बच्चों, हमने इससे पहले की वीडियो में वर्ण विचार पाठ पढ़ा था। उसमें हमने स्वरों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा कि स्वर 11 होते हैं और उनके 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके अलावा उसमें हमने स्वरों की मात्राओं को जाना और कुछ आगत ध्वनियों को जाना। आगत ध्वनियाँ जो हमारी भाषा की नहीं है, विदेशी भाषा से हमने हिंदी में अपनी में ली हुई हैं। आज हम व्यंजनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण यानी जिनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम इंग्लिश में नहीं बोलते कि जो हर वर्ड है, हर जो शब्द है वहाँ पर उसमें वॉवल मिला होता है, ऐसे ही हाँ हिंदी में भी हर शब्द में उसके व्यंजन होते हैं और व्यंजनों के साथ स्वर मिले होते हैं। हिंदी में कुल 39 या 39 व्यंजन हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन और अन्य वर्ण भी शामिल हैं। अब जैसा आप इस पेज में देख रहे हैं कि व्यंजनों को हमने जो है 5 वर्गों में बांटा हुआ है। जो पहला वर्ग है क से लेकर प, 5 लाइनों में लिख रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और हर वर्ग में आप देखिए कि 5-5 व्यंजन हैं। तो ये जो है क से लेकर के प तक 5 5 5 5 5 करके ये कितने हो गए टोटल? 25। 25 मतलब 25, 5 इंटू 5 25। ये 25 जो व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हमारी जो भाषा है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है। इसको बड़ी सिस्टमैटिक ढंग से ये जो भाषा है बनी हुई है। ये जो है वर्ग क से लेकर प वर्ग, यानी क से लेकर जो क वर्ग का पहला जो वर्ण है और प वर्ग का जो आखिरी वर्ण है म, तो क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? स्पर्श का मतलब होता है छूना। क्योंकि ये हमारे जो स्वर तंत्र है, हमारा जो गला है, कंठ है, वहाँ से लेकर हमारे होठ यहाँ तक जो है हवा जो है कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं तो हवा जो है वो कहीं ना कहीं अटकती है या रगड़ खा करके निकलती है। तो जहाँ भी हवा अटकती है या रगड़ खाती है जिस स्थान पर, तो उस स्थान या उस जगह के नाम पर हर वर्ग का नाम पड़ा हुआ है। जैसे क वर्ग के आगे मैंने लिखा हुआ है कंठ। कंठ मतलब कंठ या गला। तो जब जितने भी क वर्ग के व्यंजन हैं, जितने भी क वर्ग के वर्ण हैं, जब मैं इनको बोलूँगी तो वो गले से बोलूँगी, कंठ से बोलूँगी। आप इसको बोलकर देखिए, क ख ग घ ण। तो ये जो साउंड है, आप जो कंपन जो महसूस कर रहे हैं वो अपने कंठ में या गले में महसूस करेंगे। आप हाथ लगा कर देखिए। इसका मतलब जो हवा है वो यहाँ अटक रही है या इसको टच कर रही है या रगड़ खा रही है। इसलिए इस वर्ग का नाम कंठ्य वर्ग है। और अगर मैं चाहूँ कि क को मैं च वर्ग या तालु की तरह बोल लूँ या मूर्धा की तरह बोल लूँ या दंते की तरह बोल लूँ तो वो संभव नहीं है। वो मैं वहीं से कंठ से ही उसको बोल सकती हूँ और किसी जगह से उसको मैं साफ या स्पष्ट नहीं बोल सकती। अब च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, च छ ज झ य। अब जब आप इसको बोलेंगे तो आप देखिए कि आपकी जो जीभ है वो टीथ के ऊपर, दांतों के जस्ट ऊपर जो जगह है उसको हम तालु बोलते हैं, वहाँ पर टच होती है। इसलिए ये वर्ग तालव्य या तालु कहलाता है। उसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होता है, जो हमारी जीभ है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होकर, थोड़ा सा मुड़ करके तालु से ऊपर का जो स्थान है उसको हम अपनी मुंह में जो तालु से ऊपर का जो जगह है उसको हम मूर्धा बोलते हैं। वहाँ पर मुंह की जो छत है उसको
टच करेगी। तो ट, ठ, ड, ढ, न। तो इसलिए ये वर्ग जो है मूर्धा या मूर्धन्य कहलाता है। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में जो जीभ है वो दांतों के ऊपर लगती है, दांतों को टच करती है। त, थ, द, ध, न। ये इस वजह से दंत्य जो है वर्ग कहलाता है, त वर्ग। उसके बाद स्पर्श व्यंजन का आखिरी जो वर्ग है वो प वर्ग है। प वर्ग में जो है दोनों होठों पर आकर के हवा अटक जाती है, इसलिए इस वर्ग को हम ओष्ठ्य वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म। आप इनको सबको बोलकर देखिए और आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने पहले पढ़े स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, छूना। और इनकी संख्या कितनी है, 25, क से लेकर के म तक। इसमें जो है बेटा एक चीज़ और है कि प्रत्येक वर्ग का नाम हमने वर्ग के पहले अक्षर या वर्ण के अनुसार रखा हुआ है, और जो हर वर्ग का 5वां वर्ण है यानी 5वां जो व्यंजन है वो पंचम वर्ण कहलाता है। पंचम मतलब 5, ठीक है। और ये वर्ण है ण, य, ण, न और म। उसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है उनको भी हम कंठ से बोलते हैं, लेकिन वायु कहीं अटकती नहीं है। इनमें जो है य और व जो होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वर नहीं है, इसलिए इनको हम स्वरों में नहीं गिनते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, य, र, ल, व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं या इनको जब हम बोलते हैं तो वायु जो है वो रगड़ खा करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी गर्मी उत्पन्न करती है। इनको जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलेगी। आप इनको बोलकर देखिए, श, श, स और ह। तो क्योंकि गर्म हवा मुंह से निकल रही है, इसलिए इस आधार पर इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। और ये भी संख्या में कितने हैं, 4, श, स और ह। उसके बाद है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें जो है जीभ, हम जब बोलेंगे तो हमारी जीभ पीछे की ओर जाकर झटके से आगे गिर जाएगी। ये दो हैं अड़ और अढ़। इन जो व्यंजन की खास बात यह है कि इनसे कोई भी शब्द जो है वो आरंभ नहीं होता, शुरू नहीं होता। मतलब ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, या तो ये बीच में आएंगे या फिर शब्द के आखिर में आएंगे। ड, ढ अलग हैं बेटा, और ये हैं अड़, अढ़। इनका उच्चारण कैसे, अढ़, अढ़, झटके से जीभ नीचे गिरी। और वो है ड, डर, डरना, ठीक है। और ये है जैसे पढ़ना, ठीक है, लड़ाई। उसके बाद बेटा व्यंजनों में एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बने हुए हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। क्ष, क्षत्रिय वाला, त्र, त्रिशूल वाला, ज्ञ, ज्ञानी वाला, और श्र, श्रमिक वाला। अब ये कैसे मिलकर बने हुए हैं, क प्लस क्ष वर्ण को जोड़ करके क्ष बना हुआ है। त्र मतलब त प्लस र को मिला करके त्र बना है। ज्ञ, अब जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं, एक्चुअली ये वर्ड है ज्ञ, ज्ञ, ज्ञानी, लेकिन क्योंकि इसको अब ज्ञ बोला जाता है तो इसको मानक हिंदी में हम ग प्लस य, मतलब ये ऐसे है क्योंकि इसका उच्चारण ज्ञ की तरह से कर रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो ये वर्ण जो है ज्ञ है। उसके बाद है श्र। श्र, श शलगम वाला प्लस र के मिलने से बना हुआ है श्र। फिर आते हैं बेटा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है दो। जब दो समान व्यंजन मिल जाते हैं जिसमें एक स्वर रहित होता है, स्वर के बिना होता है, और एक स्वर के साथ होता है, तो वो जो व्यंजन है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क एक स्वर रहित प्लस
स्वर के साथ क, वो बन गया कक। अब इसको मैं बोलूँगी चक्का पक्का। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन के अलावा भी जो है हमारी भाषा में अन्य व्यंजनों का जो संयोग वो प्रचलित है। जैसे स्वर के बिना क प्लस त, तो भक्त, क प्लस र चक्र। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रयोग है ये भी हमारे व्यंजनों में जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है र के संयोग के नियम, मतलब र को हम किस किस तरह से काम में लेते हैं, किस किस तरह से वो भाषा में काम में आता है। जो स्वर रहित र, मतलब जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, तो वो अपने आगे आने वाले वर्ण के सिर पर लगता है। अगर मेरे को स्वर के बिना र को लिखना है तो वो अपने आगे आने वाले जो से नेक्स्ट जो उसका वर्ण आ रहा है उसके ऊपर लगेगा। इसको हम रेफ कहते हैं। जैसे र स्वर के बिना प्लस य, तो उसके आगे आने वाला वर्ण य है तो वो य के ऊपर लग गया। आर्य, आ र स्वर के बिना है इसलिए वो ऊपर चला गया और फिर य, आर्य। ठीक है, उसके बाद है र से पूर्व जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है। पहले तो था कि र स्वर के बिना हो, लेकिन र तो स्वर के साथ आ रहा है और उसके आगे जो व्यंजन है वो स्वर के बिना है, तो वो पैरों में लगेगा। इसे पदेन भी कहते हैं। पद मतलब पैर, तो वो पैरों में लगता है। जैसे प वो बिना स्वर के है, प्लस र ये स्वर के साथ है, तो र कहाँ आ गया, उसके पैरों में आ गया प के। तो जैसे प्रकाश। ट और ड के साथ र का संयोग होने पर जो र है वो अंग्रेजी के उल्टे अक्षर वी होता है अंग्रेजी में, उसको हम उल्टा कर दें के रूप में जुड़ता है। जैसे ट बिना स्वर के प्लस र है पूरा, तो वो ट के नीचे उल्टा वी बना दिया जाएगा, ड के नीचे उल्टा वी बना दिया जाएगा। इसका मतलब इसमें ट और जो ड थे वो बिना स्वर के थे और जो र है वो स्वर के साथ है। एक खास बात द्य तथा ध में अंतर है, क्योंकि हम द्य को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा आप पेज में देख रहे हैं, विद्यालय और मैं विद्यालय, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि द्य थोड़ा थोड़ा ध की तरह लगता है, इसलिए बच्चे अक्सर विद्यालय को विद्यालय लिख देते हैं, जो गलत है। क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होता था, तो अब द्य जो है द में हलंत और य, इस मानक रूप को हमने स्वीकार कर लिया। तो विद्यालय उसमें द हलंत लगा करके हम लिखते हैं। वर्ण विचार के अंदर हमें एक चीज़ और सीखनी होती है, वर्णों का विच्छेद। यानी जब शब्द में जो भी वर्ण आए हैं, जो भी वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अग्नि। अब अग्नि में मैंने जब वर्ण विच्छेद किया है, आप पेज में देखेंगे कि क्योंकि स्वर है उसमें से ना कुछ अलग होगा ना उसमें कुछ मिलेगा। अग्नि, ग बोल रही हूँ मैं, तो ग के नीचे हलंत, क्योंकि ग स्वर के बिना है, इसका मतलब इसके आगे मुझे कोई स्वर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वर के बिना है। फिर न, और न में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो अग्नि। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे इसमें अग्नि में न के ऊपर मात्रा है और न से पहले क्या आ रहा है, स्वर रहित ग, यानी आधा ग आ रहा है, तो वो मात्रा न पे लगने की बजाय कहाँ लगेगी, ग से पहले लगेगी। जो ग स्वर रहित है उससे पहले लगेगी। फिर उसके बाद देखिए पुस्तकालय। प में छोटा ऊ है तो प में हलंत लगा करके मैंने उसमें से ऊ को अलग कर दिया। स जो है वो स्वर के बिना है, इसलिए मैंने उसको हलंत लगाकर छोड़ दिया और उसमें से कोई भी स्वर क्योंकि नहीं है तो वो नहीं लिखा जाएगा। फिर त में अ मिला हुआ है तो हलंत लगाकर त प्लस अ। ऐसे ही क में आ स्वर मिला है तो क में हलंत लगा करके आ लिखा। ल में अ है और य में अ है। इस तरह से इसको अलग अलग कर दिया हमने वर्णों को, और ये पुस्तकालय का वर्ण विच्छेद हो गया।
नेक्स्ट आप शब्द देखिए तृष्णा। तृष्णा, तो त में उल्टे सी की तरह किसकी मात्रा लगती है? री की। तो त में से मैंने हलंत लगा करके री को अलग कर दिया क्योंकि इसमें री स्वर मिला हुआ है। उसके बाद श षटकोण वाला वो आधा है यानी स्वर के बिना है, तो उसमें मैंने हलंत लगा दिया। प्लस अण, अण में आ स्वर है तो अण में हलंत और आ का स्वर। ये हो गया तृष्णा। ज्ञान। ज्ञान, क्योंकि ज्ञ संयुक्त अक्षर है तो पहले हम उसके टुकड़े करेंगे। तो ज प्लस य, ये हो गया ज्ञ का वर्ण विच्छेद। और इसमें आ स्वर है तो ज प्लस अ दोनों में हलंत और उसमें आ गया। अगर ये जो है ज्ञ जो है, इसमें अगर अ होता, ज्ञ होता खाली, तो मैं आ की जगह क्या लिख देती? अ लिख देती। फिर न प्लस अ, न में अ मिला हुआ है तो न में हलंत लगाकर हमने अ को अलग कर दिया। इसके बाद मैंने आपको शब्द दिया है प्रकाश। प्रकाश, भाई र को हम किस तरह से अलग करते हैं? हमने पढ़ा था कि अगर व्यंजन जो है पहला, र से पहले आने वाला जो व्यंजन है वो स्वर के रहित है, स्वर के बिना है, आधा है, यानी प आधा है, तो प में हमने हलंत लगा दिया। प्लस र यहाँ पर पूरा है, स्वर के साथ है, इसलिए र में से क्या निकल आया? अ निकल आया, प्रकाश, और वो पैरों में लग गया। तो प्र प्लस क, का है तो क में से आ, और श में अ मिला हुआ है। मर्म, अब र कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, यानी र जो है वो स्वर के बिना है। तो म में से अ अलग हो गया, प्लस र, म र म, तो र पहले आ रहा है तो र लिखेंगे हम, उसके नीचे हलंत, और उसमें क्योंकि कोई भी स्वर नहीं है इसलिए र के बाद हमने कोई भी स्वर अलग नहीं किया क्योंकि वो अपने आप स्वर रहित है। और अंत में म प्लस अ, मर्म। फिर है श्रृंगार और श्रमिक। अब श्रृंगार में री मिला हुआ है तो शलगम वाला श प्लस री को मैंने अलग किया हुआ है, प्लस अंकी यानी अनुस्वार आ रहा है, ठीक है। तो श्रृंगार, ग में आ प्लस र प्लस अ, और श्रमिक में श्र, श प्लस र मिला हुआ है। श्र लिखना हो तो हम उसके नीचे लाइन लगाते हैं तिरछी, और श्री लिखना हो तो सी यानी ऋषि वाली मात्रा लगती है। तो श प्लस र प्लस अ, श्र हो गया। म छोटी ई, मी, प्लस क प्लस अ, तो ये हो गया श्रमिक। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ण विचार जो पाठ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।